हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग का, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग। मनी का चैप्टर अलग है, चैप्टर नंबर 5 करेंगे। आज हम करेंगे बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात आती है कि सर क्या क्या चीजें कवर करेंगे हम इसके अंदर, यानी कि इसके कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो टोटल 7 कंटेंट है बेटा। अगर ये आप कर लेते हो तो 100% जो भी आपके पेपर में आएगा वो पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर जो रहने वाला है उसी में से आएगा और कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है सर। सर हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर के अंदर? टोटल 7 चीजें हम कवर करेंगे बेटा, जिसमें कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस, और एक मनी क्रिएशन कॉन्सेप्ट होता है वो भी पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कराऊंगा वो है बेटा, यहाँ पे सारे के सारे सीबीएसई के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एज पर सीबीएसई एनसीईआरटी। यहाँ पे एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, सारे तरीके के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो मतलब सर चैप्टर से बाहर इससे कुछ नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम कैसे पढ़ेंगे चैप्टर को? सबसे पहला कंटेंट मैं उठाऊंगा बेटा कॉमर्शियल बैंक, वो क्या होता है उसके बारे में 100% समझा दूंगा। फिर अपने आप से सवाल करना कि हमें ये चीज समझ में आई या नहीं। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, दोबारा एक बार सुन लेना है ताकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। साथ साथ में अच्छे से करते चलना, साथ साथ में चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमर्शियल बैंक। तो यहां पे आ जाते हैं और कंटेंट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो पहला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अभी याद हो जाएगा, हर एक चीज यहीं पे याद हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बेटा कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। इससे पहले कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि बैंक बैंक दो तरीके के हैं अपने यहाँ पे, अपने देश के अंदर दो तरीके के बैंक हैं बेटा। एक जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी बैंक बच गए बेटा उन्हें हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। बोलो क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, दो तरीके के बैंक होते हैं बेटा। एक आरबीआई, आरबीआई एक बैंक है बेटा जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, आपने सुना होगा। उसको छोड़कर जितने भी बैंक हैं वो कॉमर्शियल बैंक हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे बेटा कॉमर्शियल बैंक क्या होता है अभी इस पॉइंट के अंदर, फिर इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के अंदर कि कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। चलिए जी सर। अब बेटा देखो होता क्या है कि ये कौन है, ये मैं हूं, ठीक है ना। ये कौन है बेटा, ये मैं हूं, ये है जेबी सर यानी कि मैं। और इधर बेटा मेरे घर के पास ही एक बैंक है, ठीक है ना, उस बैंक का नाम ले लेते हैं, वहां पे मैंने अपना अकाउंट खोल रखा है, ये बैंक हो गया बेटा। ये क्या है, ये बैंक है, मेरे घर के पास ही एक बैंक है, ठीक है ना, उसका नाम ले लेते हैं, ये एसबीआई है बेटा, एसबीआई की एक ब्रांच है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एसबीआई बैंक आरबीआई तो है नहीं, आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक है वो सारे क्या हैं, कॉमर्शियल बैंक है। इसका मतलब एसबीआई क्या है बेटा, एक कॉमर्शियल बैंक है। ये एसबीआई क्या है बेटा, एक कॉमर्शियल बैंक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई, बोलो क्लियर है। अब ये करता क्या है, होता क्या है इसके अंदर, आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। देखो बेटा एसबीआई यानी जो कॉमर्शियल बैंक होता है इनको एक बोला जाता है इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन। याद है ना वो बोलता है डॉक्टर गुलाटी, आई एम एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो एक इंस्टीट्यूशन है बेटा ये। तो एसबीआई यानी कॉमर्शियल बैंक क्या कहलाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं बेटा, ठीक है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस बैंक में पैसा जमा करते हैं बेटा, ठीक है ना। मैं पैसे लेके जाऊंगा और बैंक को दे दूंगा, बैंक उस पैसे को क्या करेगा बेटा,
ठीक है ना, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मैं बैंक में पैसे जमा करूंगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे बेटा मान लो एक रूम है, अब ये बहुत सारे लोग, हजारों लोग पैसे जमा करेंगे बैंक के अंदर, पैसा भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा, तो रूम के अंदर पैसा भरता रहेगा, पूरा रूम भर गया। बोलो क्लियर है? अब बैंक क्या करेगा उस पैसे का, अब उसी पैसे में से, ठीक है ना, उसी पैसे में से बैंक क्या करता है बेटा, लोगों को लोन देता है, ठीक है ना, क्या करता है, ग्रांटिंग लोन। मान लो कोई बंदा है वो लोन लेने आया बिजनेस के लिए, या कोई बंदा है वो पर्सनल लोन लेने आया किसी काम के, तो वो उसी पैसे में से, ठीक है ना, जो पैसा हमने दिया उसी पैसे में से लोन दे देता है बैंक, ठीक है ना, लोन दे देता है। और उसी पैसे में से जो बाकी का पैसा बच गया बेटा, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। मार्केट में क्या कर देता है बेटा, इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसी पैसे में से जो बाकी का बच गया क्या कर देता है, वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। क्या कर देता है बेटा, इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं मेकिंग इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे जो लोन दे रहा है बैंक और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे जो बैंक पैसे कमाएगा बेटा, इससे बैंक के पास जो पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा हमें दे देगा वो, और बाकी का पैसा वो रख लेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बैंक जो है बेटा वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। यानी कि बैंक का एम क्या होता है, बैंक क्यों खोलते हैं बेटा, इन्हें जो बैंक खोल रखे कॉमर्शियल बैंक, ये इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों खोल रखा है बेटा, प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, ऐसे ही नहीं खोल रखा है। बोलो क्लियर है? आई होप क्लियर है। एक बार इसको फिर से समझा देता हूं और इसको खत्म करते हैं, पॉइंट खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मेरे घर के पास एक बैंक है, ठीक है ना, ओके, जिसका नाम है एसबीआई। आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉमर्शियल बैंक। तो मैं और मेरे आस पड़ोस में लोग, जितने भी लोग हैं बेटा, इस बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक है ना। तो इस बैंक को बोला जाता है इंस्टीट्यूशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है बेटा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर हम सब लोग इस बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक है ना। यानी ये इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है जो हम पैसे जमा करते हैं, और उसी पैसे में से कुछ पैसे ये लोन के रूप में दे देता है, कुछ पैसे ये इन्वेस्ट कर देता है मार्केट में, यानी लोन दे देता है और इन्वेस्ट करता है। और लोन देने से और इन्वेस्टमेंट से जो ये पैसा कमाता है, उसी पैसे में से कुछ पैसे हमें दे देता है और बाकी का ये अपने पास रख लेता है। यानी इसका मेन मोटिव क्या है बेटा, प्रॉफिट कमाना है। कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या है बेटा, प्रॉफिट कमाना है। अब कई बच्चों का ये सवाल होगा कि सर जो ये बैंक होते हैं, ठीक है ना, तो क्या ये प्राइवेट होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं? आरबीआई जो होता है बेटा वो हमेशा गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं बेटा ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। जैसे एसबीआई बेटा गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है ना, और कई सारे बैंक आपने सुने होंगे जैसे एचडीएफसी, ठीक है ना, देना बैंक, कई बैंक है बेटा जो कि प्राइवेट बैंक है। आई होप क्लियर है? ठीक है, चलिए समझ में आया पहला पॉइंट, बिल्कुल आ गया सर। तो ये याद होगा आपको, यहाँ पे मैंने आपको पहला कंटेंट करा दिया। अब आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या समझ में आया। अगर आंसर है कि यस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है आपका काम बन गया। अब चले जाओ दूसरी बात, फंक्शंस क्या होते हैं इसके। फंक्शंस मतलब जो मेरे घर के पास एसबीआई बैंक है, यानी कि और भी बैंक होंगे वहां पे, वो सारे कॉमर्शियल बैंक, वो क्या काम करते हैं, फंक्शंस क्या है। आइए बेटा अब हम पढ़ते हैं क्या, फंक्शंस। आइए अब हम पढ़ते हैं क्या, फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले मैं फंक्शंस पॉइंट पे जाऊं, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, कि पहला कंटेंट हमने कर लिया है। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा और मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं इसके, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है बेटा, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, ग्रांटिंग द लोन, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना है। ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो चलिए मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फंक्शंस, क्या फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, कॉमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे घर के पास जो बैंक है जिसका नाम हमने एसबीआई लिया है, ठीक है ना, तो ये एसबीआई बैंक भी तो कॉमर्शियल बैंक की है। अब इसके क्या फंक्शंस है बेटा, ठीक है ना, यानी क्या काम करता है ये, तो दो काम करता है बेटा ये, ठीक है, दो काम करता है ये। कौन कौन से, ठीक है ना, एक को बोलते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शन, एक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन बेटा, प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है, और एक को बोलते हैं बेटा क्या, सेकेंडरी फंक्शंस। एक को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी फंक्शंस। बोलो क्लियर है? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। सर कहना क्या चाहते हो थोड़ा सा और देखो बेटा। अब सोचो मैं अपने घर पे काम करता हूं, ठीक है ना, वैसे तो मैं एक टीचर हूं बेटा, ठीक है ना, मैं एक टीचर हूं बेटा,
मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मेरा मेन काम क्या है, एक टीचर का मेन काम क्या है बेटा, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाना, तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मेरा मेन काम है, यानी प्राइमरी फंक्शन है मेरा। लेकिन इसके अलावा बेटा सेकेंडरी फंक्शन है, जैसे घर का कूड़ा फेंकना, ठीक है ना, कभी झाड़ू पोछा करना पड़ जाए, या बर्तन वर्तन भी धो सकता हूँ मैं, तो ये मेरे क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शन हो गए। तो प्राइमरी मेरा मेन काम क्या है बेटा, मेन काम तो यही है ना, लेकिन घर के काम भी तो करने पड़ते हैं ना, ठीक है ना। तो मेन काम क्या है मेरा, मेन काम है भैया पढ़ाना बच्चों को, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन में कुछ घर के काम करने पड़ते हैं भैया, सबको करने पड़ते हैं, वो मेरे सेकेंडरी फंक्शन हो गए। समझ में आया बेटा। ऐसे ही बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्या है वो हम अभी देखेंगे, और मेन काम उसके बाद जो बाकी के बच जाएंगे वो उसके सेकेंडरी फंक्शन कहलाएंगे। चले बेटा, अब वन बाय वन करके पढ़ते हैं, चलें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे इसके प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है ना। मेन काम क्या है, जैसे मान लो मेरा मेन काम क्या है बेटा, मेरा मेन काम है पढ़ाना बच्चों को, तो मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, मान लो इकोनॉमिक्स, तो दो मेरे का मेन काम हो गए। वैसे ही बेटा बैंक के भी, ठीक है ना, मेन काम, दो मेन काम है बेटा। प्राइमरी फंक्शन कितने हैं, दो हैं बेटा। कौन कौन से, आइए इनको लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहला बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऊपर पढ़ा था ना डिपॉजिट, जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक के अंदर, ये उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बोलो क्लियर है, ठीक है जी। दूसरा एडवांसिंग द लोन, ग्रांटिंग द लोन जो हमने पढ़ा था वही, ठीक है ना, क्या बेटा, एडवांसिंग, ठीक है ना, एडवांसिंग दी लोन, बोलो क्लियर है। ये क्या हो गए, ये उसके मेन काम हो गए, ठीक है ना। एसबीआई जो कॉमर्शियल बैंक है बेटा, ठीक है ना, उसके मेन काम क्या हो गए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, एडवांसिंग द लोन। अब एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एडवांसिंग द लोन का मतलब क्या होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का क्या मतलब है सर। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब है बेटा, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक किस किस तरीके से हम बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं, ये सवाल है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि यहां पर ये मैं हूं बेटा, ठीक है ना, ये कौन है, ये जेबी सर यानी कि मैं, और मेरे घर के पास एक बैंक है। यहाँ पे मैंने आपको एक बैंक बताया था अगर याद हो तो, मेरे घर के पास, जिसका नाम मैंने एसबीआई रखा था, ठीक है ना। तो बेटा ये एसबीआई की ब्रांच है, बोलो क्लियर है। तो ये कॉमर्शियल बैंक होगा। अब कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अगर मुझे बैंक में पैसे जमा करने हैं तो किस किस तरीके से मैं पैसे बैंक में जमा कर सकता हूँ, ठीक है ना, ताकि बैंक उस पैसे को एक्सेप्ट करे, तो वो बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं बैंक में बेटा तीन तरीके से पैसे जमा कर सकता हूँ, तीन तरीके से पैसे दे सकता हूँ बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कैसे कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आता है, ठीक है ना, करंट अकाउंट डिपॉजिट। मैं क्या कर सकता हूं बेटा, बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं, करंट अकाउंट डिपॉजिट बेटा, ठीक है ना। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं वो क्या खोलते हैं बेटा, करंट अकाउंट। आम आदमी क्या खोलता है, सेविंग अकाउंट। जैसे मैंने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, मान लो मेरा एक बिजनेस है, तो मैंने बैंक में कौन सा अकाउंट खोल दिया, करंट अकाउंट खोल दिया, और फिर उसमें पैसे जमा करा दूंगा, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट। बोलो क्लियर है, सिंपल भाषा में। इसका एक और नाम होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट, इसका एक और नाम क्या होता है, डिमांड, डिमांड डिपॉजिट्स। चलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये किसी भी नाम से आपसे पूछे, अब आपको समझ में आएगा। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है बेटा, जब एक बिजनेसमैन अपना अकाउंट खोलता है किसी बैंक के अंदर बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है ना, ओके, तो वो करंट अकाउंट खोलता है, उसमें जो पैसे जमा करता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट। इसका एक और नाम होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अब इसको डिमांड डिपॉजिट नाम क्यों दिया गया, इसको डिमांड डिपॉजिट इसलिए नाम दिया गया बेटा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंग्लिश की लाइन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। which are repayable, which are repayable by bank, which are repayable by bank on demand, ठीक है ना, मतलब, ठीक है ना, कस्टमर डिमांड करेगा, उसके डिमांड पर बैंक आपको पैसे करेगा, दे देगा, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोला गया है, ठीक है ना। अगर आपको पैसे निकालने इस अकाउंट से, तो आप चेक से निकाल सकते हो, बाय चेक, बोलो क्लियर, बाय चेक, चेक से आप इसमें के अंदर पेमेंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट समझ में आया बेटा, ठीक है जी। मैं इस तरीके से बैंक में पैसे रख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बेटा, मान लो मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, तो मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा, तो मैं सेविंग अकाउंट खोलूंगा, ठीक है ना। एक आम आदमी कौन सा अकाउंट खोलता है बेटा, सेविंग अकाउंट, तो उसको बोलेंगे सेविंग डिपॉजिट्स,
ठीक है ना। मैं अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा कराऊंगा उसको बोलेंगे क्या, सेविंग डिपॉजिट्स। तो सेविंग डिपॉजिट्स में क्या होता है बेटा, सेविंग डिपॉजिट में जब हम पैसे रखते हैं बैंक के अंदर तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। ठीक है ना, बहुत कम होता है। ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो बेटा मेरे को बैंक में एफडी करनी चाहिए। एफडी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, फुल फॉर्म होती है बेटा एफडी की, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है ना, मुझे बैंक में एफडी रखनी चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट रखना चाहिए। इसको हम बेटा टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है ना, यानी इतने समय के लिए मैं पैसा रख दूं। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है ना, मैं बैंक में गया, एसबीआई में मेरा अकाउंट है, मैंने बोला कि 5 लाख रुपए रखने हैं, 5 साल के लिए रखने हैं। ठीक है ना, तो 5 साल क्या हो गया बेटा, एक फिक्स्ड हो गया। फिक्स डिपॉजिट मतलब, ठीक है ना, 5 लाख रुपए, ठीक है ना, फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट मैंने क्या करा दिया है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना एफडी वगैरह पे, वो ज्यादा मिलता है बेटा, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। ठीक है ना, अब पहले तो बहुत ज्यादा होता था, 12, 13, 14%, आजकल तो 6, 7% ही रह गया है। ठीक है ना, ओके, पहले बहुत ज्यादा होता था। बोलो क्लियर है, समझ में आया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं बेटा, फिर से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक के कितने फंक्शंस होते हैं बेटा, 2 फंक्शंस होते हैं। जैसे मेरे 2 फंक्शंस हैं, मेन काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, और बाकी घर के काम करना, वो सेकेंडरी फंक्शन हो गया। तो ऐसे ही बेटा, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन होते हैं और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं बेटा, मेन 2 काम होते हैं बैंक के, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और एडवांसिंग द लोन। डिपॉजिट को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट, कॉमर्शियल बैंक। ये मैंने यहाँ पे कहानी के थ्रू बताया। जैसे कि ये मैं हूं, ये मेरा बैंक है, अगर मुझे पैसे रखने हैं, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं करंट अकाउंट खोलूंगा, ठीक है ना, ओके, और मैं चेक से पैसे निकाल सकता हूं, या मैं सेविंग अकाउंट खोलूंगा। ठीक है ना, अगर मैं आम आदमी हूं तो इंटरेस्ट रेट लेकिन कम मिलता है यहाँ पे, या अगर मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए तो मैं एफडी या टाइम डिपॉजिट जिसे बोलते हैं वो कर सकता हूँ। बोलो क्लियर है बेटा। अब चले आगे की तरफ, जी बिल्कुल चलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, दूसरा मेन फंक्शन है बेटा एडवांसिंग द लोन। यहां लिख लेते हैं, क्या है, एडवांसिंग द लोन, एडवांसिंग दी लोन। एडवांसिंग दी लोन का मतलब क्या है, आइए इसको एक कहानी से समझते हैं बेटा, आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा, ये मैं हूं, ठीक है ना, और ये मेरे घर के पास एक बैंक है। ठीक है ना, ये बैंक है बेटा, इस बैंक के अंदर एक बंदा बैठा है यहाँ पे, ठीक है ना, और जहां पे लिखा हुआ है कि भैया लोन ले लो, लोन ले लो। ठीक है ना, तो ऐसे लिखा हुआ है कि भैया लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से लोन है। ठीक है ना, अब मुझे लोन चाहिए था, मुझे क्या था, एक लोन चाहिए था, और मैं गया, मैं किस बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद मुझे पता लगा इस बंदे से बात करनी है, ये है जो लोन के रिगार्डिंग बातें बताता है। मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को लोन चाहिए, ठीक है ना, ओके क्लियर है। अब ये बंदा कहता है कि भाई कौन सा लोन चाहिए, कई तरीके के लोन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसने एक दिखाया मेरे को, ठीक है ना, कह रहा है कि ये वाला लोन चाहिए, ठीक है ना, या फिर ये वाला लोन चाहिए, ठीक है ना, या फिर आपको ये वाला लोन चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा ये वाला लोन जो है, मान लो इसको नाम 1 रख देते हैं, इसको 2, इसको 3, ठीक है क्लियर है। तो मैंने पूछा कि भैया ये वाला जो लोन आपने बताया है ये क्या है, इसके बारे में जरा मुझे बताओ। मैंने इससे पूछा, तो इसने कहा कि इसका नाम है कैश क्रेडिट, अगर तुम्हें ये लोन चाहिए तो इसका नाम है कैश क्रेडिट। मैंने कहा ये कैश क्रेडिट क्या होता है, ठीक है ना। ये कहता है कि ये ऐसा लोन है, अगर तुम्हें ये लोन चाहिए तो तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और वो गिरवी क्या रखना पड़ेगा, इसने कहा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स गिरवी रख के जो लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं क्या, कैश क्रेडिट। मैंने कहा करंट एसेट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें मैं रख सकता हूँ, तो इसने मेरे को कुछ एग्जांपल्स दिए। इसने कहा कि तुम शेयर्स गिरवी रख के ये लोन ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई स्टॉक है तो तुम स्टॉक गिरवी रख के रख सकते हो, तुम्हारे पास अगर कोई बॉन्ड है तो वो बॉन्ड गिरवी रख के ले सकते हो, इस तरीके की चीजें। बोलो क्लियर है। तो पहला लोन कौन सा होगा बेटा, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, जब करंट एसेट्स रख के मैं गिरवी रख के लोन लेता हूं उसको बोलते हैं क्या, कैश क्रेडिट। करंट एसेट्स में कुछ एग्जांपल ये रहे। आगे चलते हैं दूसरा। मैंने कहा कि चलो मान लो ये लोन नहीं चाहिए, मान लो ये वाला है, इसका नाम बताओ ये क्या होता है और इसके बारे में जरा मुझे बताओ। उसने कहा इसका नाम है डिमांड लोन, ठीक है ना, क्या है, डिमांड लोन। मैंने कहा कि मान लो डिमांड लोन मैंने ले लिया तो क्या,
तो ये कह रहा है कि ये ऐसा लोन है, ठीक है ना, जो बैंक, ठीक है ना, रिकॉल कर सकता है, रिकॉल ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक किसी भी टाइम पर आपसे ये लोन वापस मांग सकता है, एट एनी टाइम, ठीक है ना, एट एनी टाइम बैंक मेरे को कॉल करेगा और कहेगा भैया वो जो लोन दे रखा है ना वो लोन दे दो, इसलिए इसका नाम है डिमांड लोन, डिमांड कर सकता है आपसे। मैंने कहा चलो यार ठीक है। मैंने कहा भैया एक बच गया बस आखिरी, मुझे इसके बारे में बता ही दो। उसने कहा कि इसका नाम होता है शॉर्ट टर्म लोन, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। मैंने कहा ये लोन कैसा होता है, तो उसने मुझे बताया कि जो ये लोन है ना ये सबसे ज़्यादा लिया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी लोन को लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा ऐसा क्यों। उसने बताया कि ये जो लोन है ना इसको पर्सनल लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल लोन बोलते हैं। बोलो क्लियर है। इसके लिए आपको क्या है, कोई सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है ना, और वो सिक्योरिटी गिरवी रख के आप ये लोन ले लो, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे होता है बेटा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, एडवांसिंग द लोन। अगर मैं बैंक में लोन लेने जाता हूँ तो ये बंदा मुझे 3 तरीके के लोन दिखाता है बेटा, ठीक है ना। और ये 3 तरीके के लोन कौन कौन से हैं, कैश क्रेडिट, अगर मैं करंट असेट्स गिरवी रख के जो लोन लेता हूँ कैश क्रेडिट, और डिमांड लोन मतलब ऐसा लोन जो बैंक मुझसे कभी भी डिमांड कर सकता है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कोई सिक्योरिटी गिरवी रख के जो लोन ले जाता है उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गए अपने प्राइमरी फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंडरी फंक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब ये तो हो गए मेन काम। मेन काम क्या है बैंक के, 2 है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, एडवांसिंग द लोन। अब बाकी के सारे काम सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी के काम क्या आ जाएंगे बेटा, सेकेंडरी फंक्शंस, यानी ये है बाकी के काम। चले आगे की तरफ, बिल्कुल चलते हैं सर। अब सेकेंडरी फंक्शंस में बाकी के जो सारे काम बच गए वो इसमें आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर बेटा यहां पे लिख लेते हैं पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है ना। जैसे मान लो बेटा एक तरफ मैं हूं, ठीक है ना, और एक तरफ आप हो, ठीक है ना। अब आपको मुझे मान लो ट्यूशन फीस देनी है बेटा, तो क्या करोगे, आप अपने बैंक से मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करोगे। तो ये क्या है, ये बैंक का ही तो काम है, बैंक ही तो करता है आपके खाते से मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शन हो गया बेटा। ये क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शन। दूसरा, ठीक है ना। अब आपने सुना होगा, हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, बैंक में जब चोरी होती है दिखाते हैं ना, वो लॉकर होते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो बेटा बैंक के अंदर क्या होती है, लॉकर फैसिलिटी होती है, जहां पर आप अपने कुछ चार्जेस देके एक लॉकर खरीद सकते हो और उसकी चाबी आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो, जो भी कीमती सामान आपको लगता है। इसके अलावा क्या है बेटा, अब मान लो मेरे को डॉलर मिला कहीं से, ठीक है ना, तो वो डॉलर मैं अपने पास तो रख नहीं सकता, तो मैं जाऊंगा बेटा किसको, बैंक को दे दूंगा, ठीक है ना। तो बैंक मेरा डॉलर खरीद लेगा और उसके बदले में जो भी, ठीक है ना, रुपीज होंगे, जिस रेट पर डॉलर होगा उस रेट पे कन्वर्ट करके रुपीज मेरे को दे देगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, जो बैंक है, ठीक है ना, वो क्या करता है बेटा, वो परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब इंडिया की करेंसी को छोड़कर किसी भी देश की जो करेंसी है, बैंक उसको खरीदता और बेचता है बेटा, ठीक है ना। आप चाहो तो वहां से खरीद सकते हो, आप चाहो तो उनको बेच सकते हो बेटा। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं, और क्या करता है बैंक सर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक बेटा आपको। क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे बैंक के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कस्टमर होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट कस्टमर, बड़े कस्टमर होते हैं, ठीक है ना, जिनको बैंक क्या करता है, एक फैसिलिटी देता है। उस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, बैंक अकाउंट में जितने पैसे होते हैं आप उससे ज्यादा पैसे आप निकाल सकते हो बैंक से, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक तरीके का लोन ही है ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, क्लियर है। और क्या कर सकता है बैंक, बैंक अगर मैं मान लो मैं बैंक को बोलता हूँ कि यार एक काम करना, मेरा एक प्रीमियम जाना है, मैंने LIC करा रखी है, उस प्रीमियम की पेमेंट कर देना तुम। तो बैंक क्या करेगा बेटा, मेरे बिहाफ पर, ठीक है ना, प्रीमियम की पेमेंट करता रहेगा LIC को, ये मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा अगर जैसे बैंक है, मैंने उसको बोला कि किसी कंपनी से मुझे डिविडेंड मिलना है, ठीक है ना, ओके, मैंने उसके शेयर खरीद रखे हैं, तुम ले लेना। तो बैंक मेरे बिहाफ पर वो डिविडेंड कलेक्ट करके और मेरे अकाउंट में जमा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है,
बोलो क्लियर है बेटा। तो इस तरीके के बहुत सारे काम बैंक करता है, ये सारे काम क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी फंक्शन कहलाते हैं। आई होप क्लियर है। चलें बिल्कुल सर चलते हैं। तो यहाँ पे बेटा दूसरा पॉइंट मैंने क्या कराया, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, डोंट वेरी, संदीप गर्ग सर की बुक में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी फंक्शन पढ़ा हमने, ठीक है ना, और सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, प्राइमरी फंक्शन में बेटा दो फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, एडवांसिंग द लोन। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट में भी तीन चीजें हैं बेटा, और एडवांसिंग द लोन में भी तीन चीजें हैं, तीन तीन पॉइंट है। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट मतलब मैं बैंक में पैसे कैसे जमा करा सकता हूँ बेटा, एक करंट अकाउंट खोल के करा सकता हूँ जिसमें पैसे चेक से निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर मैं बैंक में क्या कर सकता हूँ, एफडी कर सकता हूँ बेटा, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, या मैं सेविंग अकाउंट खोल सकता हूँ लेकिन इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा एफडी के कंपैरिजन में। एडवांसिंग द लोन में भी बेटा तीन तरीके के लोन मुझे मिल सकते हैं, कैश क्रेडिट, करंट एसेट्स गिरवी रख के अगर जो लोन लेता हूँ उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट बेटा। डिमांड लोन क्या होता है बेटा, जो बैंक किसी भी टाइम पर मुझसे डिमांड कर सकता है उसको बोलते हैं डिमांड लोन बेटा। शॉर्ट टर्म लोन क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जो सिक्योरिटी गिरवी रख के जो लोन लिया जाता है जिसे हम पर्सनल लोन बोलते हैं उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। सेकेंडरी फंक्शन मतलब बाकी के जो काम, मेन काम को छोड़कर बाकी क्या काम करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्टिंग एंड पेमेंट, ये सारे मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा। ठीक है जी क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अगले बाकी के पॉइंट करते हैं, ठीक है, चलें बेटा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, और अब हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि हमने बात की थी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, यहाँ चलते हैं। तो बेटा हमने कंटेंट नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, अब हम कंटेंट नंबर 3 करेंगे। कंटेंट नंबर 3 जिसका नाम है मनी क्रिएशन। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कंटेंट नंबर 3 दे रखा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, अगर एग्जाम 5 बार होते हैं तो 5 में से इस चैप्टर में बेटा 3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर तक वेटेज रख सकता है, ठीक है ना। इसको विद प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा इसका आंसर, ये आपकी बुक में भी होगा संदीप गर्ग सर की, वहां से आपको ये 100% आपको करना है। एक तरीके से ये आपका होमवर्क है, हालांकि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको समझा भी दूंगा जिससे कि दिक्कत ना आए। मनी क्रिएशन जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, तो मनी क्रिएशन क्या होता है बेटा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो पहले तो ये एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना बेटा, ये कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटी होती है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। और फिर ये लाइन याद रखना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट विच इज फार एक्सेल ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। आगे बेटा, it is legally compulsory for the bank to keep certain minimum fraction of their deposit reserve which is called LRR। ये LRR क्या होता है बेटा, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है ना। लीगल रिजर्व रेशो, जिसमें 2 होती हैं बेटा, CRR एंड SLR, CRR एंड SLR, ये मैं आपको आगे जाके अच्छे से समझाऊंगा जब मैं RBI के फंक्शंस कराऊंगा, क्लियर है। यहाँ पे एक और पॉइंट है इसके अंदर, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है, एक तो ये याद रखना है, एमसीक्यू में काम आएगा आपको, 1 में LRR, ठीक है ना। और ये भी एमसीक्यू आ सकता है, इसका एक और नाम होता है बेटा डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का एक ये याद रखना है, बाकी इसका ये यहाँ पे मीनिंग दे रखा है जो कि हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। चलें आगे की तरफ। तो अब आ जाते हैं बेटा आगे, और अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं और एकदम बिल्कुल आराम से समझेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलें बेटा एक बार वापिस अपने नोट्स पे आ जाते हैं। 3 पॉइंट कर लिए बेटा हमने, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस दोनों के अंदर, ठीक है ना, हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। अब मनी क्रिएशन क्या होता है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसका एग्जाम में 6 नंबर तक का क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका बेसिक्स क्लियर करा दिया आपको,
कई तरीके के एमसीक्यू बता दिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसका एक 6 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो आप अपनी बुक से करेंगे। आपके बुक के अंदर विद एग्जाम्पल दे रखा है ये, तो वो आपको याद करना पड़ेगा बेटा। अब आता है सेंट्रल बैंक क्या होता है, आइए उसको समझते हैं और फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सेंट्रल बैंक क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया बेटा, अपने देश में 2 तरीके के बैंक हैं, ठीक है ना। एक तो है बेटा आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई जिसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। इसको छोड़कर जितने भी बैंक हैं उनको बोलते हैं बेटा कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक तो खत्म हो गया, क्या होता है उसके फंक्शंस क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे आरबीआई क्या होता है। तो आरबीआई क्या होता है और उसके क्या काम है बेटा, ये पढ़ने वाले हैं। तो आरबीआई को बोला जाता है बेटा एक एपेक्स बॉडी, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आरबीआई या सेंट्रल बैंक उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक एपेक्स बॉडी। ये क्या करता है बेटा, ठीक है ना, ये करता है कंट्रोल। जैसे घर में होता है ना, ठीक है ना, मान लो घर में जैसे पापा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा खाली, ठीक है ना। जैसे पापा है तो पापा क्या करते हैं बेटा, बच्चों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि वो ज्यादा शरारत ना करे, कुछ गड़बड़ ना कर दें, कंट्रोल करते हैं। तो एक तरीके से बेटा आरबीआई बाकी के कॉमर्शियल बैंक का बाप है, जो कि उनको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट करता है। किसको बेटा, बाकी के सारे बैंक को, ऑफ एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो सेंट्रल बैंक का नाम क्या है बेटा, आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो ये क्या है, एक एपेक्स बॉडी, ठीक है ना। ये क्या है, बाकी बैंकों का बाप है, ठीक है ना, जो क्या करता है, बाकी सारे बैंकों को क्या करता है बेटा, 4 काम करता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों को करता है क्या, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट करता है। बोलो क्लियर है। तो ये है आरबीआई क्या होता है। चले आगे की तरफ, ठीक है। अब आगे जाते बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। सेंट्रल बैंक मतलब बेटा आरबीआई, आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, आरबीआई क्या काम करता है बेटा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कॉमर्शियल बैंक क्या काम करता है, ऐसे ही आरबीआई क्या काम करता है, आइए इसको समझते हैं। तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से 5 फंक्शंस हमें पढ़ने बेटा। इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना, आपको प्रॉपर। पहली बात तो ये हो सकता है आपसे एमसीक्यू पूछ ले, ठीक है ना, कि कौन सा आरबीआई का फंक्शन है, कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है, इस तरीके से। इसलिए ये सारे नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सा, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बोलो क्लियर है। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वेरी। सबसे पहला है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आइए इसको देखते हैं अच्छे से। करेंसी अथॉरिटी का सिर्फ ये मतलब है बेटा कि हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, करेंसी इशू करने का अधिकार किसको है बेटा, ठीक है ना। हमारे देश के अंदर अगर करेंसी इशू करनी है तो करेंसी इशू करने का अधिकार, अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे आता है तो सिंपल तरीके से आरबीआई आंसर होता है बेटा, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक जिसे बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक के पास क्या होती है, यानी आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी होती है और किसी के पास अधिकार नहीं होता क्या करने का बेटा, करेंसी इशू करने का। पहली बात क्लियर है, ठीक है ना, इसके पास और किसी के पास नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सिर्फ आरबीआई के पास अधिकार है, लेकिन आरबीआई के पास अधिकार तो है बेटा करेंसी इशू करने का, लेकिन सिर्फ पेपर करेंसी नोट, सिर्फ पेपर करेंसी नोट, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना बेटा। कॉइन्स को इशू करने का अधिकार इसके पास नहीं है। कॉइन्स को इशू करने का अधिकार किसके पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है बेटा, ठीक है ना। कॉइन्स को इशू करने का अधिकार किसके पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। बोलो क्लियर है, बोलो कितनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात, क्या, पेपर करेंसी नोट इशू करने का अधिकार आरबीआई को है, कॉइन्स को इशू करने का अधिकार फाइनेंस मिनिस्ट्री को है। अब बारी आती है जो शादी में उड़ाते हैं ना, 1-1 रुपए के नोट जो दिए जाते हैं शादी के अंदर, वो 1 रुपये कागज के नोट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ कागज के जो 1-1 रुपए के नोट है, शायद आपने देखे भी नहीं होंगे आपको, ठीक है ना, शादी में नॉर्मली मिलते हैं आजकल, ठीक है ना। तो 1 रुपीज के कागज के छोटे छोटे नोट होते हैं बेटा, वो कागज के जो नोट होते हैं, ठीक है ना, मैं कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नोट की बात कर रहा हूँ, कागज के नोट, ठीक है ना, 1-1 रुपए के, उनको इशू करने का अधिकार भी, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। ये बात ध्यान रखना, आई होप याद होगा बेटा।
तो हमने क्या पढ़ा, करेंसी इशू करने का अधिकार किसके पास है बेटा, सिंपल भाषा में बोले तो आरबीआई के पास है। लेकिन आरबीआई के पास सिर्फ पेपर करेंसी इशू करने के अधिकार है, ठीक है ना। पेपर करेंसी के नोट मतलब जो कागज के नोट हैं, लेकिन कागज के नोट में भी एक नोट ऐसा है जो 1 रुपीज का नोट होता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना, इशू करती है बेटा। और कॉइन्स भी कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। आई होप याद होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई होता है ना बेटा, ये गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई किसका बैंक है बेटा, ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है ना, ये प्राइवेट बैंक नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था बेटा, कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी, लेकिन आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक, ये गवर्नमेंट का बैंक है। ये बात ध्यान रखना। ये जो बैंक है आरबीआई, ये गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना, एज ए बैंकर काम करता है कई बार, एज ए एजेंट काम करता है कई बार, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइज करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट का मतलब क्या, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आ जाती है बेटा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, चलें आगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगला काम क्या है बैंक का, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है ना। बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर, इसके अंदर ये फंक्शन है क्या, आरबीआई का। आरबीआई का फंक्शन क्या है बेटा, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर। अब इस फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन दे रखे हैं, कौन कौन से। पहला, आरबीआई एज ए कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व काम करता है बेटा। इसका क्या मतलब है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, उन्हें क्या करना पड़ता है, जो भी पैसा हम उनके पास डिपॉजिट करते हैं उसमें से सर्टेन परसेंटेज बेटा, जो भी डिपॉजिट हमने जमा कराया है उसका सर्टेन परसेंटेज, ठीक है ना, उन्हें क्या करना पड़ता है बेटा, उन्हें सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है ना, जिसको हम CRR भी बोलते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशो। तो क्या होता है, मान लो हम सब ने मिलके 100 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर 100 करोड़ रुपए जमा कराया, किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। क्योंकि हम आरबीआई के पास तो जमा करा ही नहीं सकते बेटा पैसा, हम वहां पे अपना अकाउंट खोल ही नहीं सकते, हमारे पास राइट है ही नहीं। हम अपना अकाउंट कहाँ खोलते हैं बेटा, हम खोलते हैं कॉमर्शियल बैंक में, ठीक है ना। ओके, कॉमर्शियल बैंक में हम अपना अकाउंट खोलते हैं, वहां पैसे जमा कराते हैं। जो पैसे हमने जमा कराए उसी में से कुछ परसेंटेज, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है बेटा, सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देता है, सेंट्रल बैंक के पास रखता है, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है जी, ठीक है। इसलिए जो पैसा ये उसकी कस्टडी में रखा है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरबीआई को कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो कैश रिजर्व के रूप में रखा है उसका कस्टडियन है, ठीक है। बोलो क्लियर है, इसकी कस्टडी में। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब देखो बेटा, मान लो जैसे कि मैं हूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है ना। अब मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, मान लो 1000 रुपए की, ठीक है ना। अब क्या होगा, ठीक है ना, अब देखो बेटा, अब मैंने सोचा कि चलो यार अपने दोस्तों से, मान लो किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लो एक स्टूडेंट है बेटा जिसका नाम है रोहित, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब उसे 1000 रुपए की जरूरत थी, तो वो क्या करता है, पहले अपने दोस्तों से पूछता है, ठीक है ना, दोस्तों ने मना कर दिया, फिर घर में पूछता है सबसे, ठीक है ना, घर वालों में सबने मना कर दिया। फाइनली वो किसके पास जाता है बेटा, वो जाता है फाइनली अपने बाप के पास। बाप मतलब, ठीक है ना, यहाँ पे रोहित का मतलब हो गया एक तरीके से कॉमर्शियल बैंक, और यहाँ पे बाप का मतलब हो गया बेटा आरबीआई। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। अगर कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसे की जरूरत है, पहले तो वो कोशिश करेगा कहीं और से जुगाड़ करने की, नहीं हुआ तो फाइनली अपने बाप के पास जाएगा, ठीक है ना, उसको अप्रोच करेगा, यानी आरबीआई को, उससे पैसे लेगा। इसलिए आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बेटा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं बेटा, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, जब फेल हो जाते हैं अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, पहले तो बाकी जगह से कोशिश करते हैं, अदर सोर्सेज से, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक को जब पैसे चाहिए होते हैं बेटा, तो पहले तो कोशिश करता है कि बाकी जगह से काम चले, लेकिन जब लगता है कि बाकी कहीं से जुगाड़ नहीं होता, तो फिर फाइनली कहाँ जाता है, अपने पिता के पास अप्रोच करता है, अपने बाप के पास जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जाता है। क्लियर है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अगला पॉइंट आता है बेटा क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, देखो बेटा, जैसे अगर मुझे कोई अकाउंट खोलना है बैंक के अंदर, तो मैं खोलता हूं बेटा कॉमर्शियल बैंक।
हम लोगों को अधिकार होता है, हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं कॉमर्शियल बैंक में। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं बेटा, ये अपना अकाउंट खोलते हैं कहाँ पे, आरबीआई के पास। ये अपना अकाउंट कहाँ खोलते हैं, आरबीआई के पास। अब मान लो दो बैंक है बेटा, ठीक है ना, दो बैंक है। अब वो दोनों बैंकों ने क्या है, ठीक है ना, अपना पैसा जमा करा रखा होगा कहाँ पे, ठीक है ना। मान लो एक बैंक ये है बेटा, ए नाम रख देते हैं, और एक बैंक ये है। अब इन दोनों ने अकाउंट खोल रखा हुआ कहाँ पर, आरबीआई के पास। अब मान लो इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल गया। अब उस डिस्प्यूट को सेटल कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकता है। आरबीआई कर सकता है क्योंकि दोनों का अकाउंट उनके पास है बेटा। बोलो क्लियर है। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है ना, ओके, और ये पिता है। अब दोनों का आपस में कोई डिस्प्यूट होगा तो उनके जो पिता हैं बेटा वो उसको ठीक करेंगे, सेटल करेंगे डिस्प्यूट को। ठीक वैसे ही बेटा, बोलो क्लियर है। तो सेंट्रल बैंक के पास क्या होते हैं बेटा, कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट होते हैं, और किसी भी तरीके का क्लेम अगर सेटल करना है तो फिर वो एज ए क्लियरिंग हाउस काम करता है, आरबीआई। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो ये था तीसरा फंक्शन जिसके अंदर 3 पॉइंट पढ़े हमने। अब हम पढ़ते हैं आगे, फोर्थ फंक्शन पे आ जाते हैं बेटा। आरबीआई का और क्या फंक्शन है, आरबीआई का फंक्शन है बेटा, ये पिछले साल कट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है ना। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट का मतलब क्या है बेटा, मनी सप्लाई करना और क्रेडिट को कंट्रोल करना, ये सब आरबीआई करता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर कई सारे काम करता है, इस फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं आरबीआई के। तो आइए इसके अंदर एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट है बेटा, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है ना। तो रेपो रेट या रीपर्चेज बोलते हैं इसको। रेपो रेट क्या होता है बेटा, देखो सोचो जरा, ठीक है ना। एक तरफ कॉमर्शियल बैंक है बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पर एसबीआई, और एक तरफ है बेटा कौन, ठीक है ना, आरबीआई। बोलो चलें बेटा। तो एक तरफ कौन है, एसबीआई है बेटा, एक तरफ कौन है, आरबीआई। तो ये तो है सेंट्रल बैंक बेटा, और ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक, ये रेपो रेट क्या होता है, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा। रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जिस पे सेंट्रल बैंक लोन देता है बेटा, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। अब मान लो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए बेटा, लोन। और वो भी याद रखना बेटा, शॉर्ट टर्म नीड के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन चाहिए, ठीक है ना, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, किससे, ठीक है ना, किससे बेटा, सेंट्रल बैंक से। अगर लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस रेट का नाम क्या होता है बेटा, रेपो रेट होता है। यही यहाँ पे बता रखा है। तो रेपो रेट क्या हुआ, ऐसा रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है उसकी शॉर्ट टर्म नीड पूरी करने के लिए। और यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म की जगह पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म की जगह पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो बेटा यहां पर इसका नाम बदल के रेपो रेट की जगह पे बैंक रेट हो जाएगा। तो बैंक रेट क्या हुआ बेटा, ऐसा रेट जिसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं बेटा। बैंक रेट क्या हुआ, ऐसा रेट बेटा जिसपे सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट पर उसकी लॉन्ग टर्म नीड पूरी करने के लिए। मतलब ऊपर वाला मीनिंग और ये वाला मीनिंग सेम है, बस ऊपर वाले में शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है बेटा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म नीड के लिए लोन दे रहा है, बस इतना ही। बोलो क्लियर है। ये पिछले साल कट गए थे पॉइंट, इसलिए लिखे हुए ये सब चीजें। आगे चलते हैं, और क्या है बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा कि जो सेंट्रल बैंक है बेटा, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मतलब जैसे शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेटा, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक या तो खरीद रहा है या बेच रहा है बेटा, किसको, पब्लिक को या कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है ना। समझ में आया। जैसे कि आरबीआई है बेटा, तो आरबीआई क्या कर रहा है, पब्लिक से, ठीक है ना, पब्लिक से, ठीक है ना, खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। या फिर बेच रहा है, ठीक है ना। आरबीआई क्या कर रहा है बेटा, सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसको बेटा, पब्लिक को। अब पब्लिक की जगह कॉमर्शियल बैंक ले लो, बात एक ही है, तो पब्लिक को या कॉमर्शियल बैंक को। चले आगे, अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे LRR। LRR क्या होता है, तो LRR क्या होता है बेटा, L का मतलब लीगल, R का मतलब रिजर्व, R का मतलब रिक्वायरमेंट। बोलो क्लियर है। इसको रिजर्व रेशो मेथड भी बोलते हैं बेटा। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं बेटा, LRR में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, CRR कैश रिजर्व रेशो,
और SLR बेटा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बेटा। CRR क्या होता है बेटा, जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक में, तो उस पैसे में से जो हमने जमा कराया उसमें से कुछ परसेंटेज, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज बेटा, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक यानी RBI के पास रखते हैं, उसको बोलते हैं CRR। बोलो क्लियर है। SLR क्या होता है बेटा, ठीक है ना, जो पैसे हमने बैंक में जमा कराए हैं बेटा, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक में, उसमें से कुछ परसेंटेज उनको अपने पास रखना पड़ता है, बैंकों को विद देमसेल्फ खुद के पास रखना पड़ता है, टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज, उसको बोलते हैं SLR। इनके अभी गूगल पे जाओ और CRR और SLR का लेटेस्ट रेट जो चल रहा है बेटा, वो रेट आप लिख लोगे, वो आपको याद करना है, ठीक है ना, वो याद रखना है। बोलो क्लियर है। चलें आगे की तरफ। ठीक है सर, अब लास्ट पॉइंट देख रहे हैं बेटा, क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। लास्ट कॉन्सेप्ट है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बेटा ये मैं हूं, ठीक है ना, ये कौन है बेटा, ये मैं हूं, ठीक है, JB सर, ठीक है। अब मुझे लोन चाहिए, तो मैंने एक बैंक को अप्रोच किया, मेरे घर के पास ही एक बैंक है, मुझे लोन चाहिए था, मैंने उसको बोला कि मेरे को लोन चाहिए। उन्होंने कहा कितना लोन चाहिए, मैंने कहा 50 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। उन्होंने कहा क्या रखोगे, मैंने कहा मेरे पास एक घर है, ठीक है ना, ये घर मैं गिरवी रख दूंगा, ये घर मैं आपको गिरवी रख दूंगा। उन्होंने कहा रुको, ठीक है ना, हम 50 लाख रुपए का लोन तुम्हें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये हम तभी बताएंगे जब हम इस घर की क्या देखेंगे, मार्केट वैल्यू देखेंगे। तुम्हारे घर की पहले बैंक क्या करेगा बेटा, मेरे घर की पहले मार्केट वैल्यू निकलवाएगा, ठीक है ना, फिर ही वो डिसाइड करेगा कि मुझे 50 लाख रुपए का लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मान लो उसने बोला कि तुम्हारे घर की मार्केट वैल्यू है 60 लाख रुपए और तुम हमसे 50 लाख रुपए मांग रहे हो, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हम तुम्हें, मान लो उन्होंने बोला हम तुम्हें 40 लाख रुपए लोन दे देंगे, ठीक है ना, तो मेरे घर की मार्केट वैल्यू कितनी बेटा, 60 लाख, और जबकि लोन कितना दे रहे हो मेरे को, 40 लाख, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 20 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं बेटा। ये बैंक मार्जिन लेके चलता है कि कल को कुछ गड़बड़ होती है तो मार्जिन लेके चलता हूं, पता लगे कि इसने लोन भी नहीं दिया और प्रॉपर्टी के भाव भी गिर गए। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन, जो हमारे एग्जाम्पल में कितना था 50 लाख, जिसको बाद में 40 लाख हमने कर दिया था, बैंक ने कितना अप्रूव करने के लिए बोला, 40 लाख, तो अमाउंट ऑफ लोन कितना है 40 लाख, एंड मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा प्रॉपर्टी की, 60 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20 लाख। तो ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं, अब आ जाता है बेटा, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि कंटेंट नंबर 6 है बेटा ये। कंटेंट नंबर 6 के बाद कंटेंट नंबर 7 जो है, उसमें मैं आपको सारे के सारे CBSE के क्वेश्चन करा दूंगा बेटा, MCQ वगैरह सब कुछ आपको 100% करा दूंगा, ठीक है ना। ये लास्ट पॉइंट मैं आपको करा दूं। उसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बेटा, सेंट्रल बैंक जिसको हम RBI के नाम से जानते हैं, और कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है बेटा मीनिंग, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा, मीनिंग तो क्या, RBI क्या होता है, ठीक है ना, मैंने आपको मीनिंग बताया था बेटा, RBI, ठीक है ना, इज एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल ऑपरेट रेगुलेट एंटायर बैंकिंग सिस्टम मॉनिटर, ये तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया था। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, गारंटिंग द लोन, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, ये सब मैंने बता दिया था। ये तो है मीनिंग, तो ये तो हो चुका है। दूसरा पॉइंट है बेटा स्टेटस, तो ये भी हो चुका है बेटा, सेंट्रल बैंक को अपेक्स बॉडी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा। और एंटायर बैंकिंग का एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, जैसे मैंने SBI लिया था बेटा। बोलो क्लियर है। ओनरशिप बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया था, RBI गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है ना, जबकि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव बेटा, ये भी हमने बात कर ली थी, कॉमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, जैसे SBI हमने एग्जांपल लिया था, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, और RBI यानी गवर्नमेंट का बैंक है तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा बेटा पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना। आगे है इशू ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करने का अधिकार किसको होता है बेटा, सोल अधिकार किसको होता है, RBI को होता है, इसके पास कोई पावर होती ही नहीं। नंबर ऑफ बैंक बेटा, RBI तो एक ही बैंक है हमारे देश में, और कॉमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, जैसे SBI, PNB, HDFC, देयर आर सो मेनी बैंक। बोलो क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे चैप्टर मैंने एक तरीके से 100% करा दिया है। अब मैं इसके कराने वाला हूँ CBSE के क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता लग जाएगा, उससे इसके अलावा ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा 100%, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, चैप्टर नंबर जो 6 है आपका बैंकिंग वाला, उसके अंदर जो जो एग्जाम के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं सारे के सारे CBSE के क्वेश्चन
आपको करा दूंगा बेटा, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एमसीक्यू भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एमसीक्यू आते हैं, वो सारे सीबीएसई के एमसीक्यू मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस और 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन भी सभी कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके पास बुक है संदीप गर्ग की तो बुक निकाल देंगे और पेज नंबर 6.4, ठीक है ना, 6.14 पे आ जाओ। पेज नंबर 6.14 पे आ जाओ और चलिए शुरू करते हैं बेटा। सारे सीबीएसई क्वेश्चन बनाएंगे। सर हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बेटा हम इसके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इन सब में मैं आप पे निशान भी लगवा दूंगा बुक के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, ठीक है। अगर सीबीएसई क्वेश्चन है, ओनली सीबीएसई क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। अदरवाइज जितना ज्यादा वेटेज हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए सब कुछ मैं यहाँ पे निशान लगवा रहा हूँ। उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद बेटा हम लोग यहाँ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स के तो ऊपर हो गए, नीचे हो गए ट्रू एंड फॉल्स 4। और उसके बाद मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बेटा, ठीक है ना, 5। 5 के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एमसीक्यू 6। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ध्यान रखना। 6 के बाद नीचे काफी सारे, ठीक है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू बेटा इस चैप्टर के, इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि क्या पढ़ना है, ठीक है। 6 के बाद 7 असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बेटा, ठीक है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। 8 और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 9 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हर एक बुक के अंदर संदीप गर्ग के पीछे आपको ये सब चीजें मिलेंगी, चैप्टर वाइज आपको ये सब चीजें पढ़ के जानी है, ठीक है। और एमसीक्यू, ठीक है ना, और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यू इसलिए जरूरी करने हैं बेटा क्योंकि एमसीक्यू इतने ज्यादा होते हैं 100-150, तो आपको अगर हर चैप्टर के एमसीक्यू इतने करने लग गए आप तो 2000 से ज्यादा एमसीक्यू हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आपको समझ में ही नहीं आएगा, कहीं पता लगे पेपर में बैठे और सब उल्टा सीधा होगा, ठीक है। तो आप सिलेक्टेड चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सीबीएसई के वो मैं सारे करा दूंगा। इससे 2 फायदा होगा बेटा, एक छोटे मोटे आपके अगर कॉन्सेप्ट्स अभी भी वीक हैं तो कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन इसलिए मैं पहले करा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं बेटा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये निकाल लो आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो बेटा, ठीक है। जिन लोगों के पास नई बुक है तो क्वेश्चन नंबर 3 ही मिलेगा क्योंकि ये नई वाली बुक से है। और जिन लोगों के पास पिछले साल की बुक है तो हो सकता है क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे हो, पर बुक आप जो आपके पास है संदीप गर्ग की उसमें भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रल बैंक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया बेटा, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी होता है बेटा, विच कंट्रोल ऑपरेट एंड रेगुलेट, ठीक है ना, बाकी के बैंकों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, ये मीनिंग है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आगे चलते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नीचे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। स्टेट द रोल प्ले बाय द सेंट्रल बैंक एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये मैंने करा दिया था आपको। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट एक फंक्शन होता है बेटा सेंट्रल बैंक का, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक क्या है एक तरीके से, ठीक है, जितने भी बैंक है उनका बाप है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, ओके क्लियर है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे होगा कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है बेटा, कॉमर्शियल बैंक पहले कोशिश करता है कि बाकी कहीं और से पैसे का जुगाड़ हो जब उसको पैसे की जरूरत होती है, और फाइनली जब पैसे के जुगाड़ नहीं होता तो फाइनली वो किसको अप्रोच करता है, आरबीआई को अप्रोच करता है, ठीक है ना। क्लियर है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो बच्चे का क्या करता है, वो बच्चा पहले तो पैसे का जुगाड़ करता है कहीं और से, दोस्तों से, इधर उधर से, जब नहीं होता तो फाइनली अपने पिता के पास जाता है, ठीक है ना। ओके, वैसे ही बेटा उसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये सब बातें यहाँ पे लिख रखी है और ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, व्हाट आर टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट बेटा एफडी को बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है बेटा अमाउंट डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर ए फिक्स पीरियड। जैसे मैंने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा कर दिए, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे टाइम डिपॉजिट या एफडी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है बेटा बैंक रेट। मैंने आपको कराया था बैंक रेट क्या होता है।
तो बैंक रेट क्या होता है बेटा, ठीक है ना, ऐसा रेट, ठीक है ना, यहाँ पे आरबीआई होगा यानी सेंट्रल बैंक बेटा, जिस रेट पर आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है बेटा, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या हम लोग, बैंक रेट। ये हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। अगला, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, इसलिए मैंने, हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ओनली, लेकिन इन सब में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए मैंने इसको खासकर इंपॉर्टेंट लिखा है। फिर भी आपको आता होगा, आइए समझते हैं। व्हाट विल बी इफेक्ट, इसमें थोड़ा लॉजिक है बस और कुछ भी नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट विल बी इफेक्ट राइज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट बढ़ता है तो सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये हो गया आरबीआई, ठीक है ना, और यहाँ पे होगा कॉमर्शियल बैंक। तो क्या है, आरबीआई क्या कर रहा है बेटा, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, लोन दे रहा है, कॉमर्शियल बैंक को क्या दे रहा है बेटा, लोन दे रहा है। अब जिस रेट पर ये उसको लोन दे रहा है बेटा, वो हो गया बैंक रेट, वो क्या होगा, बैंक रेट होगा। अब अगर बैंक रेट बढ़ेगा बेटा तो कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे, ठीक है ना, कम लोन लेंगे बेटा, क्लियर है। अगर ये कम लोन लेंगे इसका मतलब है आरबीआई जो मनी सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लाई कम होएगा। मनी सप्लाई कब होएगा, जब ये इसको पैसे देगा तभी तो होएगा, ठीक है ना। अब इसको कम पैसा देना पड़ रहा है यानी मनी सप्लाई कम हो रही है बेटा, तो यहाँ पे ये लॉजिक क्लियर होगा, हुआ रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, ठीक है, बोलो क्लियर है। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपको। क्वेश्चन नंबर 12 हमने पढ़ ही लिया था, CRR और SLR क्या होता है। तो मैंने जब आपको फंक्शन बताया था तो वहां पे LRR के दो पार्ट बताए थे बेटा। CRR क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें, ठीक है ना, एक सर्टन मिनिमम परसेंटेज टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का एक सर्टन परसेंटेज क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, उसको CRR बोलते हैं। SLR क्या होता है बेटा, ठीक है ना, जो डिपॉजिट की हमने बात की है उसका एक मिनिमम परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज उन्हें खुद के पास रखना पड़ता है, उसको SLR बोलते हैं। ये दोनों ही शब्द हमने पढ़ लिए बेटा, CRR और SLR, ये हम अभी तक जो भी एग्जाम के अंदर दे रखा है सब हमने पढ़ रखा है, डोंट वरी। चले आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा बेटा, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। तो आपने रेपो रेट पढ़ा था बेटा, उसका उल्टा कर दो, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता था बेटा, रेपो रेट में सेंट्रल बैंक जो होता है, ठीक है ना, यानी आरबीआई वो लोन देता है बेटा किसको, कॉमर्शियल बैंक को, जिस रेट पर देता है उसको हम रेपो रेट बोलते थे, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, किसको, सेंट्रल बैंक को लोन देगा। तो वही लिख रखा है बेटा, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, ठीक है ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक का, उस रेट को बोलते हैं बेटा रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछ रखा है बेटा। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था नोट्स के अंदर, 1/LRR, ये मैंने आपको पढ़ाया था, डोंट वरी। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया है मनी मल्टीप्लायर। आगे चलते हैं आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर निकालना है बेटा। अगर LRR अपने पास 20% है तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। तो 1/20% कर दो बेटा, तो कितना आ गया, 5 आ गया, आंसर खत्म। चले आगे, तो ये सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है बेटा, यहाँ दो मीनिंग दे रखे हैं, दोनों में से आपने जो भी पढ़ रखा हो वो याद रख सकते हो। तो मनी मल्टीप्लायर एक प्रोसेस होती है बेटा, बाय विच कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन, ठीक है ना, रिजर्व रेशो एंड इनिशियल डिपॉजिट के थ्रू, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है बेटा, ठीक है ना, जो हम इनिशियल डिपॉजिट जमा करते हैं कॉमर्शियल बैंक के साथ, उसी को प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको खासकर इंपॉर्टेंट कर रखा है। हालांकि सारे ही मैं ओनली डिस्कस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर का है बेटा, 2020 का, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं करने हैं बेटा, ठीक है ना। कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं ना कि ऐसी बुक्स ले लेते हैं मार्केट से,
या ऐसे स्कैनर क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं जिनमें 20-20 साल पुराने, 15-15, 20-20 साल पुराने। नहीं बेटा, आप इतनी पुरानी चीज़ें करोगे फायदा नहीं है, क्योंकि अभी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। सीबीएसई का पेपर देने का जो तरीका वो बदल गया है बेटा। क्यों बदल गया है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो आजकल एग्जाम में आता है वो ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, कि 15 या 20 साल पहले क्या आता था वो ज़्यादा जरूरी नहीं। तो कोशिश करें बेटा 2020, 2019, 2018 तक ही जाएं, उससे पहले वाले क्वेश्चन मत करें, ठीक है ना। तो इसलिए सारे लेटेस्ट बुक से मैं आपको करा रहा हूँ। नेम एनी 2 क्वांटिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। बेटा आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, उसमें से बेटा बैंक रेट, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशो बेटा, ठीक है, SLR, देयर आर सो मेनी बेटा। तो ये सारे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पर बेटा एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जितने भी थे सीबीएसई के, वो सारे मैंने 100% कंप्लीट करा दिए हैं। पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे आपको हो गया है कंप्लीट। चलें आगे की तरफ। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा मैं आपको MCQ कराऊँ, ठीक है ना, और आपको, ठीक है ना, हॉट्स वाले क्वेश्चंस कराऊँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैं जरूर कराना चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो MCQ, क्योंकि MCQ में आपके नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है ना, और बहुत सारे MCQ है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पढ़ने हैं। और हॉट्स वाले क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझाने की जरूरत है। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सोच समझ के पढ़ना है। हाँ, इसमें निशान लगा लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है बेटा, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करना है। वैसे ये क्वेश्चंस कर लेना इसके, और कोई क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो है बेटा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ, डोंट वेरी। ये 2 चीजें आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस में भी मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। बाकी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18, ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ बेटा MCQ के अंदर आ रहे हैं हम लोग। अब एक एक करके सारे MCQ पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि MCQ बहुत ज्यादा दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से MCQ। तो काफी सारे MCQ दे रखे हैं बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक MCQ डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, और देखते हैं कि कैसा MCQ है ये सैंपल पेपर का है बेटा, 2022 और 23 का CBSE सैंपल पेपर का ये MCQ है। तो यहाँ पे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड फॉर लेंडिंग द पर्पस। बेटा तो ये क्या है, मैंने आपको याद हो बेटा तो कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग बताया था, जहां पर मैंने बताया था कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है बेटा विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट ग्रांटिंग द लोन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। मीनिंग लिख रखा है बस इसका, तो ये कॉमर्शियल बैंक लिख देना, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। चले आगे की तरफ, चलें बेटा, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2023 का क्वेश्चन है ये। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, 2023, 2022, 2024, ये 2-3 साल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इससे आपको पता लगता है कि आजकल एग्जाम में क्या रखा है, ठीक है ना, या क्या आता है, या क्या आ सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज फाइन। सेंट्रल बैंक मतलब बेटा RBI। RBI कौन है बेटा, जितने भी बैंक है उनका बाप है, ठीक है ना। तो बाप ने क्या किया बेटा, फाइन लगाया है। किस पे फाइन लगाया है, ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। कोई दूसरा बैंक है बेटा, उस बैंक के ऊपर इसने क्या लगाया, फाइन लगा दिया, ठीक है ना। एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, 2 बैंकों पे फॉर वायलेटिंग द बैंकिंग नॉर्म। बैंकिंग नॉर्म्स का पालन करना चाहिए था, बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए था, दोनों बैंकों ने नहीं किया तो इन्होंने फाइन लगा दिया। RBI ने उनके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, फाइन लगा दिया, क्लियर है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देयर आर सो मेनी फंक्शन बेटा, मैंने 5 फंक्शंस कराए थे इसके, बहुत सारे फंक्शंस, उनके अंदर भी फंक्शंस थे। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है ये, तो बेटा इशू ऑफ करेंसी तो है नहीं, क्योंकि करेंसी तो इशू हो नहीं रही है। बैंकर टू द पब्लिक भी नहीं है, बैंकर टू द पब्लिक तो होता ही नहीं है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। बचा क्या बेटा, बैंकर, बैंक एंड सुपरविजन, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे डी आंसर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये आप अगर देखोगे तो टर्म 1 के अंदर आया था बेटा 2021-22 में, इसमें टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम हुए थे, इसलिए
शायद उस टाइम पे कोविड-19 का पीरियड चल रहा था इसलिए। तो टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम हुए थे इसलिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट बेटा, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, ठीक है ना, तो क्या होएगा, ठीक है ना। तो रेपो रेट अगर इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो रेपो रेट मतलब बेटा, ठीक है ना, इधर होगा सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है किसको, ठीक है ना, किसको बेटा, कॉमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अगर लोन दे रहा है बेटा, ठीक है ना, जिस रेट पर दे रहा है, अगर वो रेट इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो कॉमर्शियल बैंक तो कम लोन लेगा ना उससे, फिर तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा बेटा। ये अभी पढ़ के आए थे हम लोग, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल काफी आते हैं बेटा। चलें, एक और क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार भी लगा रहा हूँ और मैंने लिख भी रखा है, हर एक क्वेश्चन को मैंने निशान लगा रखा है। पिछले साल ये एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, आइए इसको पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई बेटा, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है मनी सप्लाई को। कैसे कैसे कर सकता है बेटा, बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। अगर वो बैंक रेट बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक उनसे कम लोन लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमर्शियल बैंक कम लोन देंगे यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक आगे जो है पब्लिक को मनी सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि आगे भी वही, ठीक है ना। तो बेटा होता क्या है बेसिकली, आरबीआई, ठीक है ना, पैसा कॉमर्शियल बैंक तक देता है, कॉमर्शियल बैंक आगे पब्लिक तक पैसा देता है, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। अगर यही महंगा कर देगा पैसा तो ये भी महंगा कर देगा, ये नहीं लेगा फिर लोन, ठीक है ना। पब्लिक लोन नहीं लेगी बेटा कॉमर्शियल बैंक से, जब पब्लिक नहीं लेगी तो ये भी आगे क्यों लेगा लोन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए आंसर, ठीक है। बैंक रेट को बढ़ा के ऐसा किया जा सकता है। आगे चले बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, इफ एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है बेटा 4000 करोड़ एंड रिजर्व रेशो दे रखा है 10%, वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कैसे वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये मैंने निकाल के दिखा रखा है। 4000 डिवाइडेड बाय बेटा, ठीक है ना, 4000 इनिशियल डिपॉजिट अपॉन में रिजर्व रेशो हो जाएगा 10%, तो ये आ जाएगा 40,000। क्लियर है, ठीक है ना। चले बेटा, अब यहाँ पे अगला पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ रिजर्व रेशो एंड इनिशियल डिपॉजिट, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ये मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन दे रखी है, तो मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बेटा, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। चलें आगे, ठीक है, चलें आगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। हमने आरबीआई के फंक्शंस पढ़े थे, तो कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। मनी सप्लाई का कंट्रोलर है आरबीआई, ये तो है ही फंक्शन होता है। क्रेडिट प्रोवाइड टू द कॉमर्शियल बैंक, ये भी करता है आरबीआई। सेंट्रल एजेंसी प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एनुअल बजट ये करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है ना, तो ये तो गलत है, तो ये नहीं है बेटा फंक्शन आरबीआई का। चले आगे, और निशान लगा लो और आगे चलते हैं बेटा, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपार्टमेंट सैंपल पेपर और कई बार ये दिल्ली एग्जाम वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ 1 रुपी करेंसी नोट। 1 रुपी करेंसी नोट के लिए बेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, मैंने आपको बताया था। पेपर करेंसी नोट कौन इशू करता है बेटा, आरबीआई इशू करता है, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोलो क्लियर है बेटा। चले आगे, ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निशान लगा लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 आपको खुद करना है, ठीक है ना। देखो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको लगवा रहा हूँ निशान, ये भी आपको करना है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है ना, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो ये भी आपने पढ़े होंगे बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन नंबर 30 भी करना है खुद ही, ठीक है। तो मैं निशान भी लगवा रहा हूँ, ये सारे निशान लगे हुए हैं बुक में मेरे ऑलरेडी, ठीक है ना, तो आप इसमें से निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 खुद करना है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में 35, तो चलिए इसको एक बार डिस्कस करते हैं। सपोज मनी क्रिएटेड बाय बैंकिंग सिस्टम ₹1000 एंड प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है ना, कितना है बेटा 250, ठीक है ना, प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 250। रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा बेटा, ठीक है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाय बेटा, ठीक है ना, प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 250 हो जाएगा,
0 0 25 चौक 4 आ जाएगा बेटा। तो 4 तो दो ही जगह आ रखा है, एक तो सी में आ रखा है, एक इस में आ रखा है, ठीक है ना। तो या तो ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है। एंड ठीक है ना, और क्या पूछ रखा है इसने, रिजर्व रेशो बेटा। तो रिजर्व रेशो कितना आ जाएगा, रिजर्व रेशो तो बेटा ठीक है ना आपका 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, इफ लीगल रिजर्व रेशो यानी LRR 20% वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा बन जाएगा 1/LRR करके, तो 1/20% करके 5 आ गया बेटा। तो ये तो हमने कई बार ऐसा क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था हमने, 1 मार्कर क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। द रेट विच एट विच द कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI, RBI से जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है बेटा लॉन्ग टर्म नीड को पूरी करने के लिए, उसे बैंक रेट बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर है, कोई इसमें ऐसा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 करना है आपको, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, RBI करता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको करें। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 51 आपको करना है बेटा, ठीक है ना। ओके, 52 आपको करना है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को निशान लगा लो। 53 आपको करना है, एंड ठीक है ना ये भी आपको करना है 54। ये सारे क्वेश्चन नए वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, ये सारे आपसे बन जाएंगे। ये 2024 का क्वेश्चन है, तो इसको मैं करा देता हूँ, एक बार पढ़ते हैं इसको। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा विद रेफरेंस टू द CRR। CRR आपको पता ही होगा बेटा, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जो उनके पास डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट का एक सर्टेन मिनिमम परसेंटेज उन्हें RBI के पास जमा कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं बेटा CRR। ये तो आपको पता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट एवरी बैंक मस्ट कीप विद, ये तो करेक्ट हो गया ना, इसने तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो 1 ही आंसर, ये तो करेक्ट है। इट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक, ये भी ठीक है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि CRR कौन फिक्स करता है बेटा, RBI ही फिक्स करता है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन कॉमर्शियल बैंक। इट इज टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन, ये भी ठीक है। तो ये जो है बेटा ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ये इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन कॉमर्शियल बैंक, तो बाइंडिंग है ना ये कॉमर्शियल बैंक पे, ठीक है ना। ये RBI के द्वारा ये गाइडलाइंस है ना बेटा, तो बाइंडिंग हुई है, तो ये तो इनकरेक्ट होगा ना, तो ये C आंसर हो जाएगा। ये पिछले साल आया था इसलिए मैंने ये कराया, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बिल्कुल चलते हैं सर, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 भी करेंगे, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन है एग्जाम का, तो ये भी पढ़ लेते हैं बेटा। इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आर इशूड बाय, ठीक है ना, RBI एंड एक्ट एज लेंडर, ठीक है ना, टेंडर मनी बेटा। तो चलिए देखते हैं। कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, ठीक है, क्लियर है, सारे तरीके के कॉइन्स कौन इशू करता है, कॉइन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है ना, RBI क्यों इशू करेगी। करेंसी नोट, करेंसी नोट ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन, ठीक है बेटा, करेंसी पेपर नोट कौन इशू करता है, RBI, ये करेक्ट है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि 1 रुपी नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा ये डिमांड डिपॉजिट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे B आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे बेटा, ठीक है ना। 56 मैंने सारे क्वेश्चन निशान लगा रखे, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है ना। वैसे ही आपके पास इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आपको डर लग रहा होगा जिन लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है ना। तो इसलिए देखो कितने सारे MCQ दे रखे हैं, दे देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को निशान लगाओ बेटा, 67 आपको करना है, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो डायरेक्टली जब पब्लिक के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करता है, मतलब पब्लिक के साथ डील नहीं करता। बैंक ऑफ इंडिया ये तो करता है बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी कॉमर्शियल बैंक है, ये भी कॉमर्शियल बैंक है बेटा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ओके, ये क्या है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI नहीं करता बेटा, ठीक है ना। RBI जो है, ठीक है ना, RBI बेटा, ठीक है ना, RBI क्या है, RBI के पास किसके अकाउंट खुलते हैं, कॉमर्शियल बैंक के। अगले क्वेश्चन को निशान लगाओ, 68 आपको करना है बेटा, 69 आपको करना है, ठीक है ना। चले उसके बाद 70 आपको करना है बेटा। ये अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन कितनी बार हमने किए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा एग्जाम में, 71 जैसे बहुत किए हैं। ऐसे हमने इनिशियल डिपॉजिट दे रखा, टोटल डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कर लिया, आराम से बन जाएगा, अब आपसे कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना, ये भी बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड डिपॉजिट जो होती है बेटा, उसमें 2 डिपॉजिट आते हैं, हमेशा ध्यान रखना बेटा, करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, ये दोनों हो जाएंगे, तो ये भी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमने 70 बार कर लिया बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रेफरेंस टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेटा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है बेटा, वो 1 रुपी नोट इशू करती है और कॉइन्स इशू करती है, तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, लेकिन ये बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए बार बार यहाँ एमसीक्यू में दे रखा है। और कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो, ठीक है ना, ये बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपको करना है, 85 भी आपको करना है बेटा, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। और कौन सा है, 86 आपको करना है, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन 87, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना, पिछले साल ही एग्जाम का क्वेश्चन है, वो भी कंपार्टमेंट का भी, दिल्ली के अंदर भी, ठीक है ना, हर जगह ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये करना है बेटा आपको। ये क्वेश्चन काफी लोगों को दिक्कत दे देता है, तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज सुपरवाइजर टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, चलिए चलते हैं। रेगुलेट एंड एक्सपेंशन, ये तो फंक्शन होता ही है उसका, इसने पूछा कौन सा नहीं है सुपरविजन के मामले में। फॉर्मुलेट ऑल रूल, ये भी करता है वो। एक्सटेंड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, इंस्पेक्शन भी करता है बेटा, ये नहीं करता। एक्सटेंड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, ये सुपरविजन का काम नहीं है बेटा, उसका फंक्शन का, ठीक है, तो ये हटा देते हैं, तो ये आ गया सी आंसर। चले आगे, ये क्वेश्चन भी करना है 89 के बाद आपको 90 करना है। 90 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आइडेंटिफाई ऑड वन आउट। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक दे रखे हैं बेटा, करेंसी अथॉरिटी भी फंक्शन होता है, बैंकर बैंक भी होता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई भी, बैंकर टू द पब्लिक नहीं होता, गलत है ना, ठीक है ना, तो बी आंसर हो जाएगा बेटा। चले आगे, और आपको ये क्वेश्चन करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये तुरंत आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। 91 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 और 24 का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे एमसीक्यू हो गए बेटा, काफ़ी सारे मैंने एमसीक्यू करा दिए, बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है, तो इतने भी कर लोगे आप, बहुत है, मैंने सबको निशान लगवा दिया आपको कौन कौन से करने, ठीक है। चलें बेटा, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, और अब हम करेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में देखते हैं कौन सा सीबीएसई में आया है पेपर में, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा यहाँ पे आ जाओ, ट्रू एंड फॉल्स पढ़ते हैं, और ट्रू एंड फॉल्स पढ़ लेते हैं जो सीबीएसई के हैं, ठीक है ना। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, गलत है बेटा। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो वही होगा ना जो बैंकिंग के काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो आपको ट्रू एंड फॉल्स की हेडिंग लिखनी है, उसके बाद एक लाइन में रीजन देना होता है, ये बात ध्यान रखना, विदाउट रीजन आपका नंबर कटेगा, ठीक है ना। अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर आएगा। सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर बैंक, ये तो पता ही है बेटा, ट्रू होता है। बैंकर बैंक उसका एक फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, पिछले साल एग्जाम का क्वेश्चन है, 2024 का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये अच्छा पॉइंट है बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको याद होगा बेटा। अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ 50 लाख रुपए का, और मैं अपना घर गिरवी रख रहा हूँ, और उसकी मार्केट वैल्यू निकाली उसने 60 लाख रुपए, ठीक है ना, और बैंक कह रहा है 50 लाख का लोन नहीं देंगे, 40 लाख का देंगे, तो 40 लाख अमाउंट ऑफ लोन और जो मार्केट वैल्यू घर की, उसके बीच का जो, ठीक है ना, मार्जिन लेके चल रहा है बैंक 20 लाख, ये मार्जिन होती है बेटा, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेज बाई, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, फॉल्स बेटा। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है सेंट्रल बैंक को, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना नहीं है बल्कि कम करना है, ठीक है ना। कम करेंगे बेटा अगर, ठीक है ना, मार्जिन कम लेके चलेगा अगर सेंट्रल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसे लेगा, कॉमर्शियल बैंक भी आगे फिर कम मार्जिन लेके चलेगा, तो लोग पैसे ज़्यादा लेंगे बेटा, इस तरीके से मनी सप्लाई ज़्यादा होगा ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ रिड्यूस होना चाहिए था, रेज नहीं होना चाहिए था, इंक्रीज नहीं होना चाहिए था। बोलो क्लियर है। डिमांड डिपॉजिट विच कम बैक टू द कॉमर्शियल बैंक थ्रू देयर लैंडिंग प्रोसेस आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट, ये ट्रू है बेटा। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है बेटा, ठीक है ना, जो बैंक लोन देते हैं, ठीक है ना, लोगों को, अब वो लोन तो वापस आएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिछले साल का एक क्वेश्चन है 2024 का, सेंट्रल बैंक की जैसे सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी बेटा, करेंसी इशू करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, हमने पढ़ा था बेटा, सोल अथॉरिटी होती, ठीक है ना। ओके क्लियर है, ये ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे हो गए। अब वापिस आ जाते हैं ऊपर।
अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे सीबीएसई के। यहाँ पे आ जाएंगे बेटा और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लोन ऑफर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, मनी सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना। अगर मनी सप्लाई क्या होगा, देखो बेटा कॉमर्शियल बैंक अगर पब्लिक को लोन दे रहा है तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है ना पब्लिक के पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बेसिक सी बात थी, ऐसे बात हमने बहुत बार पढ़ी है। वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना, विद इंक्रीज इन, ठीक है ना, CRR, अगर CRR बढ़ रहा है बेटा, ठीक है ना, अगर CRR बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो क्लियर है, ये ध्यान रखना। चलें आगे, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 18 खुद पढ़ना, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इज एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट को एडवाइज कौन करता है, कौन एजेंट होता है बेटा, RBI, सेंट्रल बैंक। खत्म होगा। चलें, ये फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन हो गए। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैचिंग टाइप वाले का में भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। आप हर एक चैप्टर जब भी पढ़ो, ठीक है ना, हर एक चैप्टर जब भी पढ़ो, आजकल बेटा 99% से भी ज़्यादा चांस हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बेटा वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो हर एक चैप्टर के ये जरूर पढ़ के जाने हैं। ये आपको संदीप गर्ग सर की बुक में पीछे मिल जाएंगे। देन आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक पढ़ा है आप वो उठा के एक बार देख लो, ठीक है ना। जस्ट देखना है, रीड करना है। 99% क्वेश्चन तो यही वाले होंगे सारे के सारे जो हम पढ़ लेते हैं बेटा। एक आधा क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो पढ़ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चले, ठीक है सर। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार देखा गया है इस चैप्टर से वो ये वाला है बेटा। ये आपको जरूर करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ये आपको 3 नंबर का 4 नंबर का एग्जाम में मिलेगा। आपको ये एज इट इज चिपका देना है, आपका काम बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है इलिस्ट्रेट एग्जाम्पल लिखना है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको लिखना है अपने पास से बना के। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस कैसे होती है उसका बस एक एग्जाम्पल बना के देना है। तो यहाँ पे इसको ही याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है बेटा, कॉमर्शियल बैंक करता है, ठीक है ना। कैसे करता है बेटा, बाई इनिशियल डिपॉजिट एंड LRR की हेल्प से करता है बेटा, ठीक है ना। मान लो इनिशियल डिपॉजिट है 10,000, LRR है 20%। तो बैंक क्या करेंगे बेटा, ठीक है ना, 10,000 का 20% कितना होता है बेटा, 2,000 रिजर्व के रूप में रख लेंगे और बाकी का पैसा क्या करेंगे, लोन के रूप में दे देंगे, ठीक है ना। तो 10,000 में से 2,000 रख लिया, 8,000 दे दिया बेटा। Those who borrow will spend this money. It is assumed that 8,000 come back to the bank. अब बैंक ने लोन के रूप में 8,000 दिए तो वो तो बैंक के पास वापिस आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा। ओके, दिस रेज टोटल डिपॉजिट 18,000, ठीक है ना। ये क्या करेगा, 18,000 टोटल डिपॉजिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10,000 तो पहले इनिशियल डिपॉजिट था बेटा, 8,000 ये वापिस आ गया, 18,000 हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, अब बैंक क्या करेगा, वापिस फिर से 20% रख लेगा 8,000 का 1,600 और बाकी फिर लोन दे देगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देना है बना के अपने पास से, याद रहेगा आपको, बिल्कुल आराम से रहेगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख देना है और ये 20% जो है ना LRR, इसके हिसाब से मनी मल्टीप्लायर निकाल के दिखा देना है। टोटल डिपॉजिट कैसे निकालते हैं वो बता देना है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था क्वेश्चन के अंदर, ये रहा बेटा 10,000 और मनी मल्टीप्लायर कितना निकाला है 5। तो इनिशियल डिपॉजिट बेटा 10,000 इंटू में 5, ये टोटल डिपॉजिट आएगा 50। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एग्जाम के अंदर 2018 के सैंपल पेपर में दे रखा था, 2020 में एग्जाम में आया है और अभी 1-2 साल से आया नहीं, तो इसके आने के चांस ज्यादा है। आप इसको कर लेना, ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन बेटा, ये तो आप पढ़ लेना, ये तो आप पढ़ा ही चुका हूं मैं, ये तो खाली मीनिंग लिखना है इसमें। CRR और SLR के बीच में एक डिफरेंस है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैंने निशान लगवा दिया। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 काफी पुराना है,
2015 में एग्जाम में आया था। आजकल इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो 15 यानी 25, देखो 10 साल पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप कर लेना, ठीक है ना। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लगवा नहीं रखे निशान, ठीक है ना। एक बार पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। तो इसको खाली पढ़ लेना बेटा, ठीक है, इसको खाली रीड कर लेना। आगे चलते हैं, ये भी 2015 का क्वेश्चन है, खाली इसको क्या करना है आपको, रीड कर लेना है। क्या करना है, खाली रीड कर लेना, ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2017 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रखा है, डिस्कस हाउ द सेंट्रल बैंक प्ले रोल ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से कंट्रोल करता है बेटा क्रेडिट को, तो ये बात ध्यान रखना। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन प्ले बाय द सेंट्रल बैंक इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मोस्ट क्रूशियल फंक्शन बोला गया है, ये वर्ड याद रख लेना। सेंट्रल बैंक आर सपोज टू रेगुलेट द कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल, वो तो करता ही है बेटा सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। ओके, बाई यूजिंग, कैसे करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरीके बता रखे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड क्वालिटेटिव टेक्निक। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड क्वालिटेटिव टेक्निक बेटा, इनमें इनको ध्यान रखना, ठीक है ना। और इनके एक दो एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, बस काम खत्म। चलें आगे, ठीक है जी, चलते हैं, चले आगे, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं बेटा, एक कंपार्टमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से बेटा मनी मल्टीप्लायर को आपको बताना है। तो इसमें क्या क्या करना है, एक तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखना है, अपने पास से कोई भी इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट ले लेना। जैसे पीछे हमने 10,000 लिया था, 10,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 20% ले लो, या फिर ये याद रख लो, मर्जी आपकी। इसको पुट करो, निकाल दो, और ये सब, ये आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 का कॉपी कर लो बेटा, बिल्कुल एज इट इज, और मनी मल्टीप्लायर का मीनिंग लिख दो, तो बात खत्म। और ये जो बता रखा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये ध्यान रख लेना, वैसे ये एक लाइन का पॉइंट, और ये आप बेशक कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ 1,000 की जगह पे 10,000 ले लो, और ये 20% ले लो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 90% आंसर आपका सेम हो जाएगा, और बाकी इसका मीनिंग और ये एक लाइन लिख दो इसकी, बन गया क्वेश्चन। आगे चलें बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेटा, जो कि शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये आपको करना है, ठीक है ना। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख देते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ऐसा मत करना। और क्वेश्चन नंबर 1 का आता है बेटा, तो ये वाला आंसर लिखते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये आता है एग्जाम में, डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर, what role does it play in determining the credit function power of the banking system, use a numerical illustration to explain। तो क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना, मेजर द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक आर एबल टू क्रिएट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट, डिपेंड अपॉन, ये सब बातें आप कर लेना बेटा, इन तो कुछ है ही नहीं, अभी पढ़ के आए हम लोग, वैसा सा ही है, सिमिलर, ठीक है ना। बोलो क्लियर है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, ठीक है ना, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलते हैं, और निशान लगा लो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 करना है आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 करना बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, पढ़ लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा था ना, रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन बेटा, ठीक है, रिजर्व रेशो एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इनवर्स रिलेटेड, डू यू एग्री, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ भी तो पढ़ के आए ऊपर एक क्वेश्चन के अंदर, ये इनवर्स रिलेशन होता है बेटा इनका, ठीक है ना। रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। बाकी फिर मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख देना, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं अभी मैंने बताया था, इनिशियल डिपॉजिट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मनी मल्टीप्लायर से वो करके, ठीक है ना, क्लियर है। और ये एग्जाम्पल बेटा एक एमसीक्यू में भी मैंने आपको बताया था कि करना जरूरी है, लास्ट वाला एमसीक्यू, ठीक है ना, तो उससे याद कर लो, ठीक है ना, अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो रिजर्व रेशो लिख लो बेटा अपने पास से एज्यूम करके, इनिशियल डिपॉजिट लिख लो अपने पास से एज्यूम करके, 10%, 25%। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं बेटा, 1 में 10% 10 आ गया, 1 में 25% 4 आ गया बेटा। इनिशियल डिपॉजिट दोनों केसेस में 10,000 ले रखा है, तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये छोटी सी बात लिखनी है आपको बस, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें आगे, ठीक है सर, आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, तो बस खत्म बेटा यहाँ पे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने निशान लगवा दिए हैं, ठीक है ना। तो 99.999% चांस है बेटा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, 0.1 चांस में क्यों नहीं बोल रहा, वो इसलिए नहीं बोल रहा बेटा, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक पड़ा है, एक आधा क्वेश्चन उसमें दे रखा हो डिफरेंट, तो वहां से देख लो, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको करा दिया है, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत मेहनत की है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।